हेलो क्लास एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय ने डिज़ाइन किया है। अब देखो, स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। इसलिए क्योंकि आपका देखो इतना सिलेबस होता है, उसमें मुश्किल से मुश्किल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वही हर पेपर में बन जाते हैं। और आप ये टेस्ट करके देख लो, जो क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करेंगे वो आपको पेपर में ज़रूर टकराएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जो कि 7th का हमारे पास साइंस का पेपर है। ठीक है, 1.5 घंटा आपको सोल्व करने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट। और सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं, आपको सबको पता है। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल, मैं आपका दोस्त, और हम अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ऑलवेज। देखो, जब कोई एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, रिएक्शन हो गई। ये क्या बनाता है, इसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर एंड सॉल्ट। याद रखेंगे ऑप्शन सी, सॉल्ट एंड वाटर। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर बनते हैं, जैसे HCl, ठीक है, प्लस NaOH। HCl एसिड है, NaOH बेस है, मिलकर क्या बनाते हैं ये NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस H2 which is water in itself. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हुआ हमारा, टर्मरिक। आपको पता है टर्मरिक हल्दी को कहते हैं। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर इसमें हम ऑन एडिंग इट्स पेस्ट, इसका एक पेस्ट बना लें हम और इसको एसिड और बेस में अलग अलग जगह पर मिलाए तो कौन सा कलर आएगा, बताओ। तो कौन सा एसिड में आएगा और कौन सा बेस में आएगा। हमेशा याद रखो, एसिड में येलो, कोई चेंज नहीं होगा। एसिड में येलो और बेस में रेड, बेस में रेड। हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। क्या हम ये बात याद रख सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बैटरी किसका कॉम्बिनेशन होती है, हमको ये बताना है। देखो, एक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। सिर्फ दो सेल्स नहीं, दो या दो से ज़्यादा। क्लियर। तो अ सेल एंड वायर, टू सेल्स, टू और मोर सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, टू और मोर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन फिगर in which case S, the lamp will not glow when the switch is closed। तो कौन से केस में लैंप ग्लो नहीं होगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस A B C D जो है वो एक फिगर के रूप में दिए गए हैं आपको। क्लियर। तो देखो, A में स्विच ओपन है यहाँ पर तो लैंप ग्लो नहीं होगा। बी में स्विच ओपन है यहाँ पर, लैंप ग्लो नहीं होगा। सी में स्विच ओपन है यहाँ पर, लैंप ग्लो नहीं होगा। और डी में ओपन है, लैंप ग्लो नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है आपकी ओपन सर्किट के साथ। जब आप क्लोज करोगे सर्किट को तो कौन सा बल्ब जलेगा, देखो ये भी ग्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि जब जो बल्ब होता है उसमें किधर से भी करंट आ जाए बल्ब ग्लो कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लो कर गया जब क्लोज सर्किट हुआ, ये भी क्लोज सर्किट होने पर ग्लो कर गया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आता है, सिर्फ बैटरी की डायरेक्शन की, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ नेगेटिव, इधर इस तरफ पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव। अब बात करते हैं मेन सी और डी की, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिव होता है बच्चों के लिए। देखो, आपके लिए क्यों कन्फ्यूजिव होता है वो भी बताता हूँ मैं। पहले याद रखना कि ये बैटरी है, इस बैटरी में किस तरफ पॉजिटिव है, आपको सबको पता है कि पॉजिटिव होती है लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड क्या होता है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब रेड से मैं ड्रॉ करता हूँ करंट किधर को फ्लो होता है। देखो, ये जो डायग्राम है ये है एलईडी बल्ब का। अब जो एरो दिखाते हैं ना, एरो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर ये ऊपर को है, अपवर्ड्स है, डायरेक्शन कोई भी हो, अपवर्ड्स हैं, तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि ये लाइट एमिट कर रहा है, मतलब कि बल्ब जल रहा है।
लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म ही लाइट एमिटिंग डायोड होती है। तो बेसिकली ये लाइट को शो कर रहा है कि बल्ब इस जलेगा, ये बल्ब जलने वाली एलईडी है, ठीक है। लेकिन फ्लो किस तरफ करेगा, जो ये ट्रायंगल है इसकी नोक जिस तरफ है इस तरफ को फ्लो करेगा करंट, याद रखना हमेशा इस तरफ को फ्लो करेगा करंट। और किस तरफ, इसमें अगर इस तरफ को फ्लो करेगा करंट तो इधर से करंट नहीं आ सकता, तो करंट सामने से ना आ जाए इसलिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर करंट किधर फ्लो करेगा, इस तरफ को, इधर को निकलेगा, ठीक है। इसमें भी करंट किधर फ्लो करेगा, इधर को। अब देखते हैं कि बैटरी का करंट किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब पॉजिटिव किधर है, यहाँ पर, यहाँ से चला और यहाँ पे जुड़ गया, सही है। और यहाँ से निकला और यहाँ पे जुड़ गया, बिल्कुल सही है। तो क्लोज करंट होने के बाद डीबी ग्लो हो जाएगा, बल्ब, एलईडी बल्ब जल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट को इधर से आना चाहिए लेकिन बैटरी किधर से भेज रही है, इधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, डी बिल्कुल सही होगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मेटल कैप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्व्स एज द डैश टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो बेसिकली आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक सेल की, तो आपको पता है जो सेल होती है हमारी उस पर एक मेटल कैप होती है, तो ये कौन सा, किस तरफ का सिंबल होता है, ये प्लस होता है, और ये इधर मेटल प्लेट होती है जो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल कैप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल सर्व एज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब देखो ये आप अगर क्वेश्चन पेपर आपको विद आंसर्स डिटेल में चाहिए तो आपको इस तरह से मिल जाएगा अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखते रहो, इतना भी मोर देन इनफ है जो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल। आपने देखा होगा फूड को पैकेज करने के लिए क्या करते हैं हम, एक मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि शाइनी सा होता है बहुत, ठीक है। मम्मी लोग यूज़ करती है पराठा रखने में या कोई भी फूड को पैक करने में, ठीक है, और वो सस्ता भी होता है। इट्स थिन शीट कैन बी फोल्डेड ईजिली इनटू एनी शेप। बहुत पतली सी शीट होती है जो किसी भी शेप में मोड़ी जा सकती है। ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन और डी गोल्ड। तो गोल्ड सस्ता थोड़ी है, गोल्ड तो बहुत महंगा है। तो कौन से ऑप्शंस में से जाएगा आपका, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम शीट। आपने सुना होगा एल्यूमिनियम फॉइल नहीं बोलते कि एल्यूमिनियम फॉइल ले आओ, पैकेजिंग के लिए ख़त्म हो गया है। तो क्वेश्चन 7 पर आते हैं। Generally, metallic oxides are basic and non-metallic oxides are acidic in nature. Solution of which of the following oxides in water will change the color of blue litmus to red? देखो कहा गया है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं जनरली बेसिक होती हैं, ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती है एसिडिक होती है नेचर, उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। तो इनमें से कौन से ऑक्साइड का सॉल्यूशन बेसिकली पानी में डालने के बाद उसका कलर ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा, ब्लू से ब्लू टू रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, तो आप हमेशा याद रखना, देखो ऑप्शंस में ना आपको दिया गया है कि एक सल्फर डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है। तो बेसिकली आप देखो मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर ये सब क्या है, मेटल। और यहाँ पे दो तरह के ऑक्साइड्स की बात की गई है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब देखो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो कभी भी ब्लू से रेड नहीं टर्न होते, लेकिन जो मेटेलिक है वो नहीं होते, और जो नॉन मेटेलिक है वो होते हैं। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाता है, और एसिड क्या होता है, एसिड ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। तो हमारे पास नॉन मेटेलिक कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन है, ए सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड क्या थे, बेसिक थे, मेटेलिक ऑक्साइड्स है, तो ये नहीं करेंगे। ऑप्शन ए सल्फर हमारा सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेज फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद आग लगा देता है, एक तरह से बहुत तेज से आग पकड़ता है। तो ऑप्शन डी हमेशा याद रखना, सोडियम के पास कभी भी पानी नहीं ले जाते हम, ठीक है। सोडियम जहाँ पर रखा होगा, जिस केमिकल में रखा होगा, जब भी उसको बाहर निकालते हैं तो कोशिश करते हैं, मेक श्योर करते हैं टीचर्स या साइंटिस्ट कि उसके पास पानी ना हो, ठीक है, वरना ब्लास्ट भी हो सकता है अगर मात्रा ज़्यादा हो।
क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसा होता है? एक होता है केमिकल चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। एक होता है फिजिकल चेंज जो वापस हो सकता है। जैसे वैक्स है, मोमबत्ती थी, आपकी मोमबत्ती जल रही थी, पिघल गई, फिर वो उसकी पोजीशन इस तरह से हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो वैक्स है इसको वापस से इस फॉर्म में लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। तो फिजिकल क्या होता है, चेंजेस कैसे होते हैं? जो रिवर्सिबल होते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन से ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। पहला कहता है स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज, सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। देखो आपको पता होना चाहिए कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। चेंज रिवर्सिबल होता है, प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है और स्टेट चेंज हो सकता है या नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट बी चेंज, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं बनती, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। स्टेट विद डिफरेंट, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बनता है। तो थर्ड देखेंगे, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। देखो यहाँ पर वैक्स था और यहाँ पर भी वैक्स ही बना। ऑप्शन थर्ड सही है। द सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जब मिल्क कर्ड में चेंज होता है तो उसमें क्या चेंज आते हैं? आपको पता है केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल चेंजेस आए जो कि इरिवर्सिबल है। तो इट्स स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, सही बात है, सेमी सॉलिड में वो चेंज हो गया है। कलर चेंज, इट चेंजेस कलर, कलर चेंज नहीं होता। इट चेंजेस टेस्ट, टेस्ट चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये भी बात सही है कि ये चेंज वापस नहीं किया जा सकता। दही को कभी भी दूध वापस नहीं बनाया जा सकता। तो फर्स्ट सही है हमारा, थर्ड सही है एंड फोर्थ सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को चूज करना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं विच टाइप ऑफ फूड अ बॉय और अ गर्ल बोथ शुड टेक ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो किशोर अवस्था में, चाहे फिर वो लड़का हो या बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, उसको कौन सा फूड खाना चाहिए? विच टाइप ऑफ फूड शुड टेक, खाना चाहिए, ठीक है। जंक फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं, होल ग्रेन एंड बैलेंस डाइट और डीप फ्राइड फूड। तो डीप फ्राइड फूड भी नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, होल ग्रेन एंड बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट्स द एज ग्रुप ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो किशोर अवस्था को हम काउंट करते हैं वो किस एज ग्रुप में काउंट करते हैं? 10 to 19 ईयर्स, बी 10 to 19 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ रेडी की है, इस पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आपकी डिटेल आंसर्स लिखे हुए हैं जिससे कि आप बाद में भी इसको सेव करके रख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबरशिप लोगे आप तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इसकी इतनी नीड नहीं है, आपको जो मैं करा रहा हूँ ये मोर देन इनफ है। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर रिलाई करो, हम बहुत, इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो करो, और एक पेन पेपर लेकर बैठा करो, उस पर जो मैं कहूँ वो लिखा करो, ठीक है। जो मैं लिखता रहूँ वो लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, अजर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। देखो अजर्शन जो है ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो बात कही है क्वेश्चन ने, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, सही बात है। जो रीज़न है ये भी आपको बताना है कि सही है या गलत है। अब देखो एक बात देखो, आपको किसी ने कोई बात कही और उसका कोई रीज़न देने लगा, मान लो मैं रीज़न देने लगा कि दही खट्टी होती है, लेकिन इसलिए होती है क्योंकि लाल रंग की है। अब देखो दही खट्टी होती है ये तो हम समझ गए, लेकिन दही क्या लाल रंग की होती है? नहीं। तो रीज़न अपने आप में सही ट्रू है, बट उसके पीछे का कारण जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ट्रू है कि दही खट्टी होती है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न सही नहीं है, ठीक है। अब दही खट्टी होती है ये भी सही है, रीज़न देखते हैं, क्योंकि वो दूध से केमिकल रिएक्शन के बाद बनती है, ये भी सही है। लेकिन
अगर कुछ ऐसा कारण बता दूं मैं, अब अगर मैं कहूँ कि दही, स्टेटमेंट कहूँ कि दही खट्टी होती है, ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। और मैं कहूँ कि दही सफ़ेद होती है, तो ये बात तो अपने आप में सही है। रीज़न में दही सफ़ेद होती है, ये बात तो ट्रू है, बट क्या ये स्टेटमेंट 1 का कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है? नहीं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। सी है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी है कि ए फॉल्स है आर ट्रू है। क्लियर? अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि बल्ब ग्लोज व्हेन कनेक्टेड इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात बिल्कुल अपने आप में सही है। बल्ब कब ग्लो करता है? जब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट हो, ठीक है, ट्रू। अब रीजन देखते हैं इसका। अ क्लोज सर्किट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। बिल्कुल सही है, करंट फ्लो करने के लिए एक कंटिन्यूस पाथ प्रोवाइड कराता है क्लोज सर्किट, और ये रीज़न भी सही है, इसीलिए बल्ब ग्लो करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 10th 13th का ए, ये वाला, ठीक है। 14th आते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। क्या ये बात अपने आप में सही है? इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। कॉपर एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो ट्रू। इसके बाद रीज़न देखते हैं। कॉपर इज़ अ मेटल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। कॉपर एक मेटल है और मेटल डक्टाइल होते हैं, लेकिन ध्यान दो, वायर्स कॉपर से इसलिए बनते हैं क्योंकि कॉपर एक्सीलेंट कंडक्टर है, ना सिर्फ क्योंकि ये डक्टाइल है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन रीज़न कंडक्टिविटी है। मेन रीज़न क्या है? कंडक्टिविटी। इसलिए आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात अपने आप में ट्रू है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 14th का क्या हो गया? बी। बोथ ए आर ट्रू, आर ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 15 देखते हैं। ऑल चेंजेस दैट हैपन्स इन नेचर आर केमिकल चेंजेस। ये बात अपने आप में फॉल्स है। सारे चेंजेस केमिकल चेंजेस नहीं होते। देखो, अगर पेड़ टूट कर गिर जाए तो शेप चेंज हो गई, नीचे गिर गया, लेकिन वो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, टूट कर नीचे गिर गया। या कोई हवा से, रेत की बनावट से, रेत के पहाड़ हैं, अब वो हवा चली, रेत के पहाड़ यहाँ से वहाँ चेंज हो गए, तो नेचर में चेंज हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है। तो ये बात अपने आप में गलत है। रीज़न क्या है? ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स एंड इट्स कन्वर्जन इनटू प्रॉब्लम इज़ फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, 15th का डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन हमारे सामने है। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपके सामने कुछ मटेरियल दिए गए हैं आपको। डिस्कस करो विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पैन दैट इज मस्ट मोर सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। तो आपको बताना है आप इनमें से किस मटेरियल से एक पैन बनाओगे। पैन तो आपको पता ही है, जिसमें हम पानी उबाल सकते हैं, और वो पैन सबसे ज़्यादा सूटेबल किस मेटल से बनकर होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। और पानी को उबालने के लिए बनाना है, और क्यों होगा ये भी बताना है। देखो, आप ये बात समझो, पैन में पानी बॉईल करना है, इसलिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो हीट कंडक्ट करे, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखे, खुद ना पिघल जाए। अगर पानी गर्म बॉईल करना है तो खुद ना पिघल जाए, और सेफ भी हो, टॉक्सिक ना हो, ठीक है। तो कॉपर, आयरन और सल्फर। कॉपर, आयरन है नहीं, आयरन और सल्फर। कॉपर कंडक्टर ऑफ हीट है, कॉपर बेस्ट हीट कंडक्टर करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, फूड सेफ रहता है। तो कॉपर, एक तो कॉपर हो गया ऑप्शन। दूसरा, आयरन की बात करें तो कंडक्टर है बट रस्ट करता है, जंग लग जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड, ये नॉन मेटल्स है। सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड, ये नॉन मेटल्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, और ये पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हार्म पहुंचेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, पानी गर्म होने पर हमें नुकसान पहुंचेगा। तो ऑप्शन कॉपर बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। क्लियर? मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, वुड, आप लिख देंगे यहाँ पर। Materials like plastic, wood,
कार्डबोर्ड, यही तो मेटल लिखे हुए हैं, यही तो मटेरियल लिखे हुए हैं। कार्डबोर्ड आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड विल बर्न। अब पेन और पेपर की ज़रूरत है, अब पेन पेपर नहीं उठाओगे, बस इसको देखते रहोगे या स्किप कर दोगे। और मेल्ट, सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र एंड कोल आर ऑल्सो नॉन मेटल एंड अनसूटेबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द सिंबल्स फॉर गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो आपको बताना है गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल बनाने। अ बैटरी विद 4 सेल्स, एक सेल होती है ये, जिसमें ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और हमें 4 सेल्स बनानी है। 4 सेल्स की एक बैटरी बनानी है, 2 3 4, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव से यहाँ पर कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर कनेक्ट किया, और फिर यहाँ पर कनेक्ट किया। क्लियर? तो आपकी बन गई बैटरी। इसके बाद आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरा है ओपन स्विच। ओपन स्विच कैसे बनता है? आपको पता होना चाहिए कि ओपन स्विच, ये करंट वायर से जा रहा था, आपने ये ओपन स्विच बना दिया, ठीक है। कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन 18, नेम 1 एसिड 1 बेस फाउंड इन द किचन। एक एसिड बताओ जो किचन में पाया जाता है और एक बेस बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, देखो विनेगर, ये क्या है, या फिर लेमन जूस, ये सिट्रिक एसिड। देखो विनेगर, ये क्या है, विनेगर, एसिटिक एसिड। जो आपका सिरका होता है ना, मम्मी अचार वगैरह डालती है जिसमें सिरका डालती हैं, तो एसिटिक एसिड। और बेस कहाँ है? बेस है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या काम करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट नाम है इस बेस का, ठीक है। सेक्शन सी पर आते हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन हम तो सभी करेंगे। क्वेश्चन 19 कहता है फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद सूटेबल वर्ड्स। देखो इन्फेंसी लिखा हुआ है और एडल्टहुड लिखा हुआ है। ये क्या है? ये अवस्था दिखाते हैं आपके शरीर की। इन्फेंसी मतलब जब आप बिल्कुल पेट में होते हो, और एडल्टहुड जब आप जवान हो जाते हो। इन्फेंसी जब आप पैदा होते हो उससे सिर्फ 2 साल तक के, बर्थ टू 2 years। इसके बाद आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। तो पहले आती है आपकी, एक सेकेंड, इन्फेंसी, या सिर्फ चाइल्डहुड भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है बीच में एडल्टहुड से पहले, तो ये चाइल्डहुड आ गया आपका। चाइल्डहुड जनरली वो बचपना जो आपको चाइल्डहुड 2 से 10-12 साल तक, ठीक है। और चाइल्डहुड के बाद आती है आपकी एडोलसेंस। ये आपकी अवस्था होती है 10, 12 से 20 और 19, और फिर एडल्टहुड आता है। एडल्टहुड के बाद ओल्ड एज। क्लियर? तो आपके आंसर हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, नालिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज़ गॉट ब्राउन डिपॉजिट्स। द ब्राउन डिपॉजिट्स आर ड्यू टू, किसकी वजह से हुए ब्राउन डिपॉजिट्स? क्या आप बता सकते हैं? तो साइकिल हैंडल पर ब्राउन डिपॉजिट्स किसकी वजह से हुए? आयरन ऑक्साइड की वजह से, जो कि रस्ट मतलब जंग लगने की वजह से, रस्ट की वजह से हुए। रस्ट, एंड दिस इज अ, क्या है ये? एंड दिस इज अ आयरन प्लस ऑक्सीजन। देखो लोहे का था हैंडल, ऑक्सीजन हमेशा हवा में रहती है, मॉइस्चर मिला तो क्या बन गया? नमी की वजह से वो जंग लग गया। ये केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस रस्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। सेकेंड, फोल्डिंग अ हैंकरचीफ इज अ,
तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपने देखा पहले हैंकरचीफ ऐसा था, फोल्ड करने के बाद वो छोटा हो गया, तो छोटा होने के बाद ये चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, वापस वैसा कर सकते हैं चेंज, एंड कैन बी रिवर्सिबल। ठीक है। थर्ड, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? तो केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और इवोल्यूशन ऑफ हीट करता है, उसको कहते हैं हम कंबशन, मतलब वो जलता है। जब कोई चीज़ में हीट के साथ एक ऑक्सीजन मिलने के बाद एक हीट का इवोल्यूशन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम कोल्ड कंबशन। इसको ही जलना कहते हैं हम। ठीक है, फायर, बर्निंग, एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेल विल रस्ट एंड विच डज नॉट। तो इसके अंदर देखो आप, एक बोतल दिखाई गई है, इसमें आपके अंदर कील पड़ी हुई है, नेल पड़ी हुई है, आपको बताना है कौन सा जंग, किसके अंदर जंग लगेगा और किसके अंदर जंग नहीं लगेगा। एक्सप्लेन करना है विद रीज़न। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या है, एक थ्रेड से नेल को बांधा हुआ है, ठीक है, और वो आयरन नेल है, लोहे की कील है, और नीचे सिलिका जेल रखा हुआ है। तो देखो दूसरी फिगर में क्या है कि एक थ्रेड से वही आयरन नेल जिसको कील बोलते हैं हम, वो किस में, पानी के अंदर है। ठीक है, और बीच में ऑयल की लेयर है एक, और तीसरे उसमें नीचे पानी है, सिर्फ आयरन नेल है और थ्रेड से बंधी हुई है, लटकी हुई है। ठीक है, अब अगर कील को देखें सिलिका जेल के साथ, तो ये रस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सिलिका जेल ड्राइंग एजेंट है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। कंटेनर में से जितना मॉइस्चर होगा ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा खुद। तो मॉइस्चर के बिना कभी भी रस्ट नहीं करेगी नेल। तो नेल को रस्ट करने में, कील को जंग लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक ऑक्सीजन और एक मॉइस्चर। ठीक है, तो ये चीज़ में से मॉइस्चर तो इसने खींच लिया यहाँ पर। दूसरे में देखते हैं, ऑयल विद वाटर बिलो। अगर नीचे पानी है और ऊपर ऑयल की लेयर है, देखो यहाँ पर मॉइस्चर तो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, नेल इज कवर्ड इन ऑयल विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। ऑयल प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ नेल विद वाटर एंड ऑक्सीजन, हैंस रस्टिंग विल नॉट अकर। लेकिन वहीं तीसरे कंटेनर में आप देखो, मॉइस्चर भी है पानी और ऑक्सीजन भी है हवा, तो ऑप्शन सी में ये क्या कर जाएगी, रस्ट कर जाएगी, यहाँ पर जंग लग जाएगा। क्लियर, यही आपका रीज़न हुआ। यही आप लिखोगे कि द आयरन नेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन, बोथ कंडीशंस फॉर रस्टिंग आर प्रेजेंट, हैंस इट विल रस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। तो एक रेड रोज का एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट टर्न कर देता है लिक्विड एक्स को ग्रीन में। लिक्विड एक्स है, इसको ग्रीन, अगर यो इसमें डाल दिया तो ये किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो जाता है। व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी। तो लिक्विड एक्स क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। अगर बहुत ज़्यादा आंवला जूस लिक्विड एक्स के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा, समझे क्वेश्चन? थोड़ा कंफ्यूजिंग था, दोबारा से बताता हूँ। अगर हमने रेड रोज में से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, ये लिक्विड निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये किस में मिला है, एक लिक्विड एक्स में मिला है, एक कंटेनर में सब्सटेंस एक्स है, इसमें मिलाया तो ये किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। और क्या होगा, इसके साथ पूछा है ग्रीन कलर का हो जाता है, तो क्या ये एसिडिक है या ये बेसिक है, इसका नेचर क्या है। और अगर आंवला जूस इसमें बहुत ज़्यादा मिला है, एक्सेस में मिला है, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। ठीक है, अब देखो रेड रोज एक्सट्रैक्ट एसिड में, रेड रोज एक्सट्रैक्ट एसिड में किस कलर का होता है, रेड और पिंक कलर का, रेड और पिंक कलर का होता है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट की बात करें न्यूट्रल में किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। और रेड रोज एक्सट्रैक्ट
बेस में येलो और ग्रीन हो जाता है। तो लिक्विड एक्स को ग्रीन कलर कर रहा है ये बेसिकली, तो या तो नेचुरल है या बेसिक है। नेचर, इसका नेचर क्या है, या तो न्यूट्रल है या बेसिक है। अब आंवला जूस, अगर जिस आंवला जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ये अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में मिला दिया जाए तो न्यूट्रल या बेसिक सॉल्यूशन में एसिड मिलाने से जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिड को ज़्यादा मिलाने से बेस भी एसिड हो जाता है और एसिड को ज़्यादा मिलाने से न्यूट्रल चीज़ हो अगर कोई, वो भी एसिड हो जाती है। ठीक है, तो कलर चेंज होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड एक्स इज़ बेसिक, तो इसका नेचर क्या कहेंगे? नेचर हो गया इसका बेसिक। इसके बाद जो कि बेसिक ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन अ बेसिक सॉल्यूशन, कंफर्मिंग लिक्विड एक्स इज अ बेसिक इन नेचर। पहले का आंसर ये हो गया आपका। व्हेन एक्सेस आंवला जूस अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स, जूस विच कंटेन सिट्रिक एसिड, तो जो आंवला जूस है उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अगर ये लिक्विड एक्स में मिलाया जाए जो कि बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसकी वजह से क्या होगा? बेस गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। इफ एक्सेस आंवला मिलाया जाए, देखो थोड़ा मिलाया जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मिलाया जाए, यहाँ पे क्या कहा गया है? एक्सेस में मिलाना है। एक्सेस में मिलाने का मतलब है वो एसिडिक कर देगा उसको। ठीक है, if excess amla juice is added, the solution becomes acidic and the color of red rose extract will change from green to red or pink। तो इसमें अगर हम आंवला जूस एक्सेस में मिलाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड और पिंक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, सिर्फ किस वजह से? एक्सेस में मिलाने से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेक्शन डी। कोई भी दो करने हैं आपको, लेकिन हम तो दोनों कर देंगे। क्वेश्चन 23, पहेली इज सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी। तो पहेली नाम की लड़की को इनडाइजेशन हो रहा है, क्यों? एसिडिटी की वजह से। इज इट एडवाइजेबल टू गिव हर ऑरेंज जूस इन दिस सिचुएशन एंड वाई? क्या उसको ऑरेंज जूस देना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और अगर देना चाहिए या नहीं तो उसका कारण बताओ। देखो, ऑरेंज जूस एसिडिक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड, खट्टा, जो भी खट्टा फल होगा उसमें क्या होगा? एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, जैसे नींबू, आंवला, संतरा। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है और एसिडिटी की वजह से डाइजेशन नहीं हो रहा, तो समझो कि उसको एसिडिक चीज़ें नहीं देनी है। ठीक है, एसिडिटी जो होती है स्टमक में ज़्यादा एसिड की वजह से होती है। अब पहले से स्टमक में अगर ज़्यादा एसिड बन रहा है तो उसको हम और एसिड क्यों देंगे? ठीक है, ऑरेंज जूस नहीं देंगे तो एसिड में एसिड मिलाने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो न्यूट्रल इंडिकेटर्स कौन से हैं? प्लांट से मिलने वाले सब्सटेंस जो एसिड बेस बताते हैं। अब बेसिकली ऐसा चीज़ देंगे जो न्यूट्रल करे उस चीज़ को। तो आप आंसर लिखोगे कि नो। अब पेपर खोलो, पेपर में लिखो नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। हम उसको ऑरेंज जूस नहीं देंगे। नॉट एडवाइजेबल टू गिव ऑरेंज जूस टू पहेली। ठीक है, इसके बाद पहेली इज सफरिंग फ्रॉम indigestion due to excess acid in her due to excess acid in her stomach. Orange juice is acidic in nature. ठीक है, contains citric acid. Giving acidic juice will increase the acidity. Will
विल कंटेन, क्या लिखा था मैं, गिविंग एसिडिक जूस विल इंक्रीज द एसिडिटी, ठीक है, इन हर स्टमक, ये आप लिख दोगे, एंड वर्सन द इंडाइजेशन, और बहुत ज़्यादा बेकार कर देगा। ठीक है, इसके बाद इंस्टेड शी शुड बी गिवन एन एंटासिड, बेसिक हो जो नेचर में उसको वो देना चाहिए, जैसे मिल्क, इंस्टेड she given she should be given an antacid, जो बेसिक होता है, बेसिक सब्सटेंस हो, ठीक है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। सेकंड 23rd का सेकंड देखते हैं, नेम एनी टू न्यूट्रल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, टर्मरिक, हमने टर्मरिक का जिक्र किया था अभी, टर्मरिक, ठीक है, और रेड कैबेज, और आप कह सकते हो रेड रोज एक्सट्रैक्ट, रेड या फिर रेड कैबेज, क्लियर। इसके बाद थर्ड है आपका, वाइल प्लेइंग इन अ पार्क, पार्क में खेलते हुए चाइल्ड वाज स्टंग बाय हनी बी, सम एल्डर्स सजेस्टेड अप्लाइंग द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड अदर लेमन जूस एज द रेमेडी, विच रेमेडी डू यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट एंड वाई। तो बेसिकली अगर आप खेलते हो, आपको कभी मधुमक्खी काट ले, तो कुछ लोग तो कहेंगे कि इस पर कुछ खट्टी चीज़ लगा लो, खट्टी चीज़ जैसे लेमन जूस, और कुछ लोग कहेंगे इस पर बेकिंग सोडा लगा लो किचन में से उठा के। अब बेकिंग सोडा होता है बेस और लेमन जूस होता है एसिड। अब आप मुझे बताओ कि क्या लगाएंगे और क्यों। देखो, हमें पता है कि हनी बी जो काटती है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, पहले से एक एसिड हनी बी ने आपके त्वचा में छोड़ दिया है, ठीक है, इनटू द स्किन, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करोगे, एसिड के पास क्या अप्लाई करोगे, बेस करोगे, और बेस क्या है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा इज़ अ माइल्ड बेस, तो उसको अप्लाई करोगे, व्हेन अप्लाइड इट न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मिक एसिड थ्रू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो आप क्या लगाओगे, बेस लगाओगे, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है, याद रखना। लेमन जूस क्या है, एसिडिक है, उसको अप्लाई करने से और ज़्यादा पेन होगा और वो ख़राब हो सकती है बात, ठीक है। क्वेश्चन 24 फर्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रोल ऑफ स्विच क्या होता है, देखो स्विच का रोल होता है करंट को फ्लो होने देना और ना होने देना, ठीक है। तो स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ओपन switch is device that is switch is a device that is used to open or close an इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अगर स्विच क्लोज होगा तो इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड अलाउज करंट टू फ्लो द बल्ब। लेकिन अगर देखो ये सर्किट है, सर्किट में ये वायर जा रही है, अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा।
अगर ये क्लोज्ड है तो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यही बस चीज़ है। स्विच हेल्प करता है कंट्रोल इलेक्ट्रिक डिवाइस विदाउट डिस्कनेक्टिंग द वायर, ठीक है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ LEDs इंस्टेड ऑफ बल्ब्स इन अवर होम। हम LED क्यों यूज़ करते हैं घरों में बल्ब की जगह, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, LED कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी। LED क्या होती है, वी यूज़ LED लाइट एमिटिंग डायोड इंस्टेड ऑफ बल्ब बिकॉज फर्स्ट कारण हो सकता है आपका कि LED कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज, दे आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, दे आर मोर एनर्जी एफिशिएंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका LEDs, सॉरी मैं फंबल कर गया, LEDs लास्ट मच लॉन्गर, बहुत लंबी चलती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती। LEDs लास्ट मच लॉन्गर। तीसरा है LEDs डू नॉट हीट अप, ये गर्म नहीं होती, गर्म होके फट जाता है, चुभना, एज मच एज बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। कंपेरेटिवली उतनी गर्म नहीं होती, सेफर टू यूज़ है। इसके बाद LEDs आर कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती पड़ती हैं, ठीक है, और स्मॉलर इन साइज। क्लियर, ये मैंने आपको लिखवा दिए 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एन LED रिक्वायर्स 2 cells in series to glow. Tanya made the circuit as shown in figure. Will the lamp glow? If not, draw the wires for correct connections. तो तान्या ने एक सर्किट बनाया, बताना है आपको क्या वो ग्लो करेगा। उसमें लैंप और LED के लिए 2 सेल सीरीज में लगी हो तभी वो ग्लो होगा, ठीक है। तो आपको बताना है क्या सही है, अगर सही नहीं है तो उसको सही करो। ये रहा आपका डायग्राम। अब देखो 2 सेल है, पॉजिटिव ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, LED लगी हुई है। तो आपको ये बताना है क्या ये सही है या नहीं है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो। देखो जो आपकी फिगर है ना, इसमें साफ दिख रहा है कि वायर क्या है, इधर भी पॉजिटिव से कनेक्ट है, यहाँ पर भी पॉजिटिव से कनेक्ट है। होना क्या चाहिए था, बैटरी पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, फिर बैटरी कैसे बनेगी, सेल कैसे कनेक्ट होती है, दूसरी जो सेल होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, मतलब ये नेगेटिव इससे कनेक्ट होना था, ठीक है। तो ये गलत है और ऐसे पास होती, लेकिन इसने क्या कर दिया, ऐसे और ऐसे, नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ दिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ दिया। इसने ऐसे करके और हाँ, इसने ऐसे करके और ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पर LED से जोड़ दिया। तो ये गलत है, इसका आंसर लिखते हैं। देखो ये बिल्कुल साफ तौर पर गलत है, और गलत है तो हम आंसर स्टार्ट ही नो से करेंगे। नो, द लैम्प विल नॉट ग्लो, क्लियर, विद द कनेक्शंस Tanya has made. रीज़न देखते हैं, रीज़न की बात की गई है। तान्या हैज़ कनेक्टेड 2 cells in parallel, both positive terminals together. तो तान्या ने कनेक्ट की थी सेल्स ऐसे, ये पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव के ऊपर ना मैं एक वो बना देता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये कनेक्ट किए, ये कनेक्ट किए, जो कि गलत है, ठीक है। बोथ पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर, बोथ नेगेटिव टर्मिनल टुगेदर, नॉट इन सीरीज। इन पैरेलल कनेक्शन द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प इज जस्ट द वोल्टेज ऑफ 1 सेल, ठीक है, विच इज़ नॉट इनफ फॉर द LED टू ग्लो। LEDs यूजुअली रिक्वायर्स द कंबाइंड वोल्टेज, इन दोनों की कंबाइंड वोल्टेज यूज़ करनी होगी हमें, और वो कैसे होगी, सही तरीका क्या हो गया, टू कनेक्ट
cells in series connect the negative terminal of the first cell. तो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल. यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव. अब हमने वायर कैसे जोड़ा? वायर ऐसे गया, ऐसे आया. क्लियर? फिर क्या? द फ्री पॉजिटिव टर्मिनल, जो फ्री पॉजिटिव टर्मिनल है उसको फ्री नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे थ्रू एलईडी. शुड बी कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द एलईडी. एलईडी कैसे फ्लो होती है? एलईडी उधर को फ्लो होगी जिधर को ट्रायंगल का ये डॉट होगा, और इधर से कोई करंट ना आए इसलिए यहाँ पर ये लगा देंगे. तो ये गया यहाँ पर और यहाँ से निकल के आया यहाँ पर. क्लियर? तो ये ग्लो हो जाएगा. और इसको भी सिंबल के रूप में नहीं करेंगे तो एलईडी कैसी बनाएंगे? एलईडी वैसी बनाएंगे जैसी हमें दिखाई गई है. एलईडी दिखाई गई है सिर्फ ऐसे ऐसे और नेगेटिव पॉजिटिव. तो अब इसको कंपैरिजन के लिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक बार और. तो पहली सेल पहले तो हम रेड से बनाते हैं सेल. ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और ये आपने गया तार यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ये गया. इसके बाद आपने देखा कि ठीक है, इसका यहाँ पर किससे कनेक्ट हुआ? फ्री पॉजिटिव टर्मिनल एंड फ्री नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द लैंप. वो भी कैसे? पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव. ठीक है. अब देखो पॉजिटिव ऐसे होता है करंट फ्लो. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो हम करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी जिधर को ट्रायंगल की पॉइंट होगी. अब हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. अगर हम बैटरी को ऐसे रखेंगे तो करंट किस तरफ को फ्लो होगा? ऊपर को, इधर को जाएगा, तभी ये एलईडी ग्लो होगी. अगर इसको उल्टा रख देंगे तो ग्लो नहीं होगी. अगर हम बैटरी इस तरफ लगा देंगे उधर से करंट चलाएंगे तो यहाँ पर ये दिखा रखा है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ तुम्हें कि हमने यहाँ पर ग्लो कर गया है बल्ब. ठीक है, और यहाँ पर भी बल्ब ग्लो कर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आ गया इसका. 4 कहता है व्हाई डू अ रिपेयर मैकेनिक यूजेस. तो रिपेयर मैकेनिक जो होते हैं यूज़ करते हैं रबर ग्लव्स को एंड इंस्ट्रूमेंट्स कोटेड विद प्लास्टिक टू रिपेयर अ सर्किट. ऐसा क्यों? तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिससे कि उनको करंट या उनकी त्वचा जल ना जाए. इसे वो क्या यूज़ करते हैं? वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक से कोटेड रहते हैं. क्लियर? तो 4th का आंसर क्या हो जाएगा? रिपेयर मैकेनिक्स यूज रबर ग्लव्स एंड प्लास्टिक कोटेड इंस्ट्रूमेंट because rubber and plastic are insulator. Plastics are insulator. They do not allow electricity to pass through them. They do not allow electricity to pass through them. ठीक है, this protects the mechanic
फ्रॉम गेटिंग किससे बचता है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचता है, ठीक है। फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक बाय फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक वाइल ऑन लाइव सर्किट, ठीक है। चलते करंट में उसको करंट ना लगे इसलिए वो ये पहनता है। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग वायर्स वाइल मेकिंग अ सर्किट। सर्किट बनाते टाइम वो जो इंसुलेटर के कवरिंग होती है वायर्स की वो उतारनी भूल गया। इफ़ द लैम्प एंड सेल आर वर्किंग प्रॉपरली, अगर लैम्प भी सही से काम कर रहा है और सेल भी सही से काम कर रही है, विल द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प ग्लो हो जाएगा? देखो लैम्प ग्लो कब होता है? जब सर्किट कंप्लीट होता है। लेकिन उसने क्या नहीं उतारा, वो रिमूव करना भूल गया इंसुलेटर कवरिंग को वायर के ऊपर से। तो वायर के ऊपर से अगर इंसुलेटर कवरिंग हटा ही नहीं तो क्योंकि वो इंसुलेटर है तो वायर के थ्रू करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो लैम्प ग्लो नहीं होगा, लैम्प विल नॉट ग्लो। लैम्प विल नॉट ग्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द इंसुलेटिंग कवरिंग प्लास्टिक ऑन द वायर्स, द इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। क्लियर? तो क्या आंसर लिख देंगे आप? ये लिख देंगे कि लैम्प विल नॉट ग्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द इंसुलेटिंग कवरिंग ऑन द वायर, द इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, एंड देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द ब्रोकन सर्किट एंड लैम्प विल नॉट ग्लो, ठीक है। लैम्प ग्लो नहीं होगा। क्वेश्चन 25 पर आते हैं। सम चेंजेस आर गिवन हियर, राइट फिजिकल चेंजेस इन द एरिया marked A and chemical changes in the area marked B, enter the changes which are both physical and chemical in the area marked C। तो यहाँ पर देखो एक A है, एक C है, एक B है। A में वो करना है जो राइट फिजिकल चेंजेस, तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, केमिकल यहाँ पर, और अगर एंटर द चेंजेस विच आर बोथ फिजिकल एंड केमिकल, सी में दोनों को मार्क करना है जो दोनों है, फिजिकल और केमिकल भी। तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो किस में काउंट की जाएगी? फिजिकल चेंज आपको पता है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता और रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। बर्निंग कैंडल, वैक्स मेल्ट हो रही है यहाँ पर, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रही है, जो बत्ती है उसकी, मोमबत्ती की बत्ती है वो जल भी रही है, तो ये केमिकल चेंज है। तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल इज सी में काउंट करेंगे, बोथ है। टेयरिंग ऑफ पेपर किस में कनेक्ट करेंगे? ए में। फिजिकल चेंज है टेयरिंग ऑफ पेपर को फोल्ड करना एक तरह से, तो ये किस में करेंगे? ए में। इसके बाद रस्टिंग की बात करें तो एक केमिकल चेंज में आएगा। केमिकल चेंज में कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क किस में आएगा? केमिकल चेंज में आएगा। दूध से दही बनना केमिकल चेंज में आएगा। इसके बाद रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का सड़ जाना, गल जाना, पक जाना, ये केमिकल चेंज में आएगा, ठीक है। बी में आएगा ये। मेल्टिंग ऑफ आइस का पिघलना, देखो आइस पानी ही है, बस वो किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। वो लिक्विड हो गया तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा, ये ए में आएगा। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, ये भी ए में आएगा, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम बी में आएगा, ये केमिकल चेंज है। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, जो बेकिंग सोडा है वो विनेगर में मिलाएंगे तो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा, तो ये ए में आएगा, सॉरी ये बी में आएगा, केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स फ्रॉम माउंटेन से स्टोन्स अगर तोड़ दिए जाए तो वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये ए में आएगा। क्लियर? ये आप तीनों कैटेगरी आपने बना ली। और प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल ये इकलौता है जो सी में आएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने 26 के सामने आपके सामने एक दे दी गई है। कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इको फ्रेंडली पृथ्वी नाम से इसका टाइटल है इस पैसेज का। एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स प्रोवाइडेड द सूटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस ऑफ द स्टोरी। तो इसके बिहाफ पर क्वेश्चन ब्रैकेट्स जो दिए गए हैं उनका सूटेबल क्या देना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को टिक करना है। ब्रैकेट्स में देखो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, फिर ऐसे यहाँ पर एक और यहाँ पर दूसरा, इस तरह से आपको टिक करने हैं। अब क्योंकि मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत अच्छे से समझा चुका आपको, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले ये ए का आंसर दोगे आप कमेंट्स में,
फिर ये बी का आंसर यहाँ पर दो क्या कमेंट्स में, ये वाला ब्रैकेट। सी ब्रैकेट कौन सा होगा, ये वाला सी ब्रैकेट होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में दोगे। डी वाला ब्रैकेट आपका ये होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में दोगे, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज में आपको बहुत अच्छे से बता चुका। अब 27 पर आते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली and answer the following questions. Do you know that many metal and their alloys क्या होते हैं, mixture of two or more metals or a metal and a non metal. मेटल या नॉन मेटल, ये दोनों मेटल हो, ये दो से ज़्यादा हो, उनके मिक्सचर को क्या कहते हैं, अलॉयज कहते हैं। और या फिर कोई भी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। आर इम्पोर्टेंट फॉर डेली यूज़ एज यूटेंसिल, यूटेंसिल में डेली यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड टूल्स, जो टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको बनाने में। These are also important for modern technologies and essential in almost every industry. हर इंडस्ट्री के लिए ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Some special metals are also used in atomic energy. कुछ मेटल्स स्पेशल हैं, कुछ स्पेशल मेटल क्या होते हैं, एटॉमिक एनर्जी बनाने में यूज़ होते हैं, एरोस्पेस में यूज़ होते हैं। जैसे एरोस्पेस में टाइटेनियम यूज़ होता है, एटॉमिक एनर्जी बनाने में जिरकोनियम यूज़ होता है ना, एक्सेट्रा। इन इंडिया की बात करें तो मैनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। तो इंडिया में दो मेटल मेजरली एल्यूमिनियम और आयरन को रिसाइकल किया जाता है, जिससे कि उनका वेस्ट कम हो सके और वो सस्टेनेबली काम कर सके। क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट इज़ अलॉय, गिव सम एग्जांपल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अलॉयज क्या है, अलॉयज बेसिकली दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर को अलॉयज कहते हैं, ठीक है। एन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or a non-metal prepared to have improved properties. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, स्टील जो होती है किसका, आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होती है। इसके बाद आप एग्जाम्पल ले लो, ब्रोंज कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है, ब्रोंज। ब्रास कॉपर और जिंक का होता है, ठीक है। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, हाउ डज अलॉय हेल्प अस इन डेली लाइफ। तो कैसे हमारी डेली लाइफ में मेटल हमें हेल्प करता है। तो हमारी डेली लाइफ में मेटल हमें कैसे हेल्प करता है, तो आपके सामने है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प्स टू कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट। अब वो थिन शीट में क्यों कन्वर्ट हो सकते हैं मेटल्स, और हाउ डज अलॉय हेल्प अस इन डेली लाइफ। तो अलॉय कैसे हमें हेल्प करते हैं डेली लाइफ में। देखो, अलॉय हेल्प करते हैं क्योंकि अलॉयज स्ट्रोंगर होते हैं और हार्डर होते हैं, कैसे, प्योर मेटल से। दूसरा, ये हेल्प कैसे करते हैं, यूटेंसिल्स जैसी चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। इनमें क्या होता है, दे आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इनमें जंग भी बहुत कम लगता है। यूज्ड इन यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैव बेटर ड्यूरेबिलिटी, इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। और कुछ अलॉयज तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मेटल से भी बेहतर तरीके से। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प अस टू कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट। मतलब पतली पतली शीट बनाने में इनकी कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है मेटल को पतला बनाने में। तो जैसे वो प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी का मतलब है जो उसकी प्रॉपर्टी है ये पिघलने वाली, पतला होने वाली, ये हेल्प करती है। तो एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन और रोल्ड, तो उसको बहुत पीटा जाए। मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसको किसी भी मेटल को पीटा जाए तो वो पतला होता चला जाएगा, ऐसे पिचक जाएगा, फिर और पिचक जाएगा और पतला हो जाएगा। इस तरह से जब पतला होगा तो उसकी प्रॉपर्टी अब इतनी अच्छी है कि वो पतली शीट्स बनने लगेगा। ये बीच की जो गैप है येलो वाला, ये गैप बनने लगेगा और इतनी पतली शीट्स का फिर हम मोड़ तोड़ के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पर एल्यूमिनियम हाईली मेलिएबल है, इसलिए उसकी एल्यूमिनियम फॉयल बनती है, आपने देखा होगा, जिसमें हम रोटी पैक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सोडियम कैचेज फायर। अब सोडियम फायर पकड़ता है पानी में, इसलिए हम उसको किस में स्टोर करते हैं, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, पैसेज को रीड करो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रीना ऑब्जर्व दैट द सोइल इन हर गार्डन वाज नॉट सपोर्टिंग हेल्दी प्लांट ग्रोथ। तो जो सोइल है, जो मिट्टी है रीना के गार्डन में, उसने देखा कि वो अच्छे प्लांट्स को सपोर्ट नहीं कर रही है। उसने टेस्ट किया, शी टेस्टेड द सोइल यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एंड फाउंड दैट द ब्लू लिटमस टर्न रेड। पहले टेस्ट किया उसने रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ, जिसमें उसने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। Her teacher advised her to add a certain substance to the soil to neutralize its effect. उसके टीचर ने, रीना की टीचर ने उसे सजेस्ट किया कि ये सब्सटेंस इसमें मिला लो जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब इसके भी आप पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज द चेंज इन लिटमस पेपर इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द सोइल। तो सोइल की नेचर के बारे में ये जो चेंज हुआ है क्या दर्शाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो सोइल क्या है, एसिडिक है। एसिडिक में ब्लू किस में हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू किस में हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोइल क्या है, एसिडिक है नेचर में। सोइल एसिडिक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ऐड करना होता है, बेस ऐड करना होता है। तो व्हाट डज लिटमस चेंज इंडिकेट, द फैक्ट, आप लिखोगे द फैक्ट दैट ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, ब्लू पेपर लिटमस टर्न रेड indicates that the soil is acidic in ये आईफोन्स ना, acidic in nature। क्लियर। एसिड्स टर्न्स ब्लैक लिटमस रेड, एसिड टर्न होते हैं ब्लैक रेड से ब्लू से रेड में। इसका मतलब है कि सोयल के पास एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है जिसकी वजह से वो हेल्दी प्लांट को ग्रो नहीं कर पा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड रीना ऐड टू द सोयल। किस तरह का सब्सटेंस उसमें रीना ऐड करेगी। रीना शुड ऐड अ बेसिक सब्सटेंस। रीना उसमें क्या ऐड करेगी, बेसिक सब्सटेंस ऐड करेगी। ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, बेस को ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है, टू द सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, दिस इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। एडिंग अ बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सोयल एंड मेक इट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कहता है, नेम वन सच सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस सोयल एसिडिटी। तो कोई एक सब्सटेंस ऐसा बताओ जो सोयल की एसिडिटी को रिड्यूस करने में मदद करे। तो ऐसा कोई बेस बताना होगा हमें जो रिड्यूस करने में मदद करे। तो ऐसा क्या है, देखो क्विक लाइम है, एक तो हो गया क्विक क्विक लाइम है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं स्लेक्ड लाइम को। ठीक है, कैन बी एडिड टू रिड्यूस सोइल एसिडिटी, सोइल की एसिडिटी को हम करने के इनमें से कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ द कंडीशन इज रिवर्स्ड। अगर कंडीशन रिवर्स होती, मतलब एसिड की जगह उसमें मिट्टी में क्या होता, बेस ज़्यादा होता, बेस एक्सेस में होता, तो सब्सटेंस विच सब्सटेंस विल बी यूज टू मेक सोइल एसिडिक फ्रॉम एक्सेसिव बेसिक। थोड़ा एसिडिक बनाने के लिए, बेस से वापस रिवर्स करने के लिए, मतलब अभी तो मान लो इस गमले में जो मिट्टी है वो एसिडिक है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो रहे, तो इसमें हमने क्या मिला, बेस मिला है। पूछ रहा है कि अगर ये प्लांट है जो इसमें, इसकी मिट्टी है जो इसमें अगर बेस ज़्यादा होता तो क्या ऐड करते एसिडिक करने के लिए। तो एसिडिक चीज़ ऐड करते, वो एसिड क्या होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर वो एसिड हो सकते थे, जिप्सम हो सकता था। ठीक है, अगर रिवर्स कंडीशन है तो उसमें क्या मिलाएंगे हम, ऑब्वियसली हम उसमें एसिड मिलाएंगे, तो जिप्सम मिला सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मिला सकते हैं जैसे कंपोस्ट जिसमें ऑर्गेनिक एसिड्स हों। ठीक है, तो हम मिला सकते हैं, आंसर के तौर पर लिखते हैं हम जिप्सम
ऑर्गेनिक ए हो गया जिप्सम मिला सकते हैं, और बी हो गया आपका कंपोस्ट मिला सकते हैं कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आएगा और आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। इस तरह से सोल्व करोगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे और आपका पेपर भी बेहतर जाएगा। तो मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए। तब तक के लिए जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और कमेंट्स में मुझे ये बता दो कि आपकी क्लास का कौन सा नेक्स्ट पेपर मैं बनाऊँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय दोस्तों।